देखिए यहाँ देखिए इस व्यापार और भूमंडलीकरण, ठीक है। सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है? विश्व बाजार। विश्व बाजार मतलब ऐसा मार्केट जो जिसमें दुनिया भर के क्या मिल रही है? वस्तु मिल रही है, हर देश की वस्तु मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? विश्व बाजार। समझा गया ना? भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी, समझ आ गया आप लोगों को? उसके बाद लिखा है वाणिज्यिक क्रांति। वाणिज्यिक क्रांति मतलब होता है व्यापार को तेजी से बढ़ाना, वाणिज्यिक क्रांति कहलाता है। समझ रहे हैं ना? आगे जी नीचे लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में भारत जो है, प्राचीन समय में भारत कहाँ था? है ना, किस सभ्यता के पास में था? सिंधु घाटी सभ्यता के पास में था ना, है ना। और इस अपना बिजनेस किस देश से करता था? किस सभ्यता से करता था? कहाँ से सभ्यता? मिस्र की सभ्यता से, उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता से, है कि नहीं है? देखिए प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता लिखा है, तो प्राचीन मिस्र की सभ्यता से भी करता था और मेसोपोटामिया की सभ्यता से करता था। वहाँ के व्यापारी जो केंद्र थे वो कौन था? दिलमुन था और मेलुआ था। दिलमुन यानी कि वर्तमान समय में बहरीन, मेलुआ यानी मकरान। उसके अलावा देखेंगे तो एक अलेक्जेंड्रिया नामक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अलेक्जेंडर जो था ना वो महान, है ना, जिसको महान सिकंदर कहा जाता है ना, उसी का नाम अलेक्जेंडर भी था। उसके नाम से एक व्यापारिक केंद्र था जिसका नाम था अलेक्जेंड्रियाई, है ना, व्यापारिक केंद्र। और ये व्यापारिक केंद्र था ना, यहाँ पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों महादेश के लोग यहाँ पर बिजनेस करने आते थे। इस तरह से ये क्या था? बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, समझ रहे ना? ये जो कि ये जगह कहाँ है? तो जगह कहाँ है? तो लाल सागर के ऊपर में। अब ये लाल सागर कहाँ है? तो लाल सागर अगर मैप आप लोग को ध्यान से ऊपर में देखिएगा, मैप में तो देखिए ऊपर में आप लोग को दिखेगा, है ना, वहाँ देखिए मैप में, तो उस साइड में देखिएगा अफ्रीका आप लोग को दिख रहा है, जहाँ ब्लैक कलर का डार्क किया हूँ, है ना। अब सॉरी, ब्लैक कलर का जो किए हैं ये क्या? अफ्रीका हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वो वहाँ दिख रहा है आप लोग को मैप में, ये सामने में दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये हो गया अफ्रीका। और ऊपर में उसके ऊपर जस्ट वो यूरोप। कौन सा है? यूरोप। और जो येलो टाइप का शुरू हुआ है ये वाला एरिया, वह है एशिया महादेश। क्या भैया? एशिया महादेश। समझ ना? एशिया और यूरोप दोनों बीच में है, खाली जहाँ येलो खत्म हो रहा है ना वहाँ से यूरोप शुरू हो जाता है। उसके बीच में एक पर्वत, उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत। उसके नीचे जो अभी बताया वो क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका दिख रहा है ना? उसके बीच में देखिए हल्का सा पानी वाला जगह दिख रहा होगा, दिख रहा है पानी वाला जगह, ऐसे गोल टाइप का हल्का सा, है ना, बीच वाला जो मतलब कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में हल्का येलो कलर का दिख रहा है, सॉरी नीले कलर का दिख रहा है ना, तो वो है भूमध्य सागर। क्योंकि दोनों जमीन के मध्य में, भूमि के मध्य में, तो क्या नाम पड़ गया? भूमध्य सागर। और उसके बाद से देखिएगा तो ये जो नीचे आने वाला रास्ता है इसको बोलते हैं लाल सागर। क्या बोलते हैं? लाल सागर। ये पतला सा रास्ता दिख रहा है पीले कलर का, वो है सऊदी अरबिया। ये है सऊदी अरबिया। और इसी के बगल में जो है उसे क्या बोलते हैं? लाल सागर। तो इसी लाल सागर की बात कर रहा है। यहीं से देखिए भारत आने के रास्ते, देखिए वहाँ से भारत नजदीक पड़ रहा है। तो 1869 में एक्चुअली में वहाँ एक स्वेज नहर बना। स्वेज नहर बनने के कारण क्या होता है? भारत में आने के लिए आसानी से रास्ता, वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता मिल गया। ठीक है, अब यहाँ का लाल सागर यानी वर्तमान में जो मिस्र है, महान यूनानी विजेता सम्राट सिकंदर ने स्थापित किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा अलेक्जेंड्रियाई नामक व्यापारिक केंद्र किसने स्थापना किया था? बताइए। सिकंदर ने किया था। किसने किया था? सिकंदर। अगला पेज में आइए, मतलब नीचे में आइए, नीचे देखिए। परंतु आधुनिक काल में उदय में भौगोलिक खोजें, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय उदय के जैसी घटनाओं ने जिस वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया, सही मायने में विश्व बाजार का स्वरूप तो उसके बाद ही उभर कर सामने है। इसका पूर्ण विस्तार औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। इस क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। इसी के साथ जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता चला गया और 20वीं शताब्दी से पहले तक इनमें सभी देशों ने अपनी उपस्थिति कायम कर ली। मतलब क्या है कि वो तो प्राचीन समय की कहानी सुनाया जा रहा है सिकंदर के समय में। अब के समय में क्या हुआ? ओरिजिनली रूप में विश्व व्यापार अगर देखने के लिए मिले तो आधुनिक समय में विश्व व्यापार जो ओरिजिनली अपने स्वरूप में आया, स्वरूप मतलब होता है ओरिजिनल रूप में आया। मतलब क्या है कि आधुनिक समय दुनिया भर के लोग जो है एक दूसरे देश से व्यापार करना शुरू कर दिए। ठीक है, आगे ये तो लिखा हुआ है अगले पेज में, विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार। उसके बगल में लिखा है उपनिवेशवाद। कई बार बताया हूं कि उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है, बताइए लो। कब्जा किया हुआ जगह को उपनिवेश बोलते हैं। ठीक है, और उस तरह की विचारधारा, उस तरह की भावना को उपनिवेशवाद वाली भावना कहेंगे। ठीक है, तो उपनिवेशवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा त्याग किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था इन देशों का आर्थिक शोषण करना। मतलब क्या है? आर्थिक मतलब क्या है? जस्ट बताएं आप लोगों को। पैसा से रिलेटेड होता है। आर्थिक शोषण मत करना मतलब क्या होता है? शोषण मतलब होता है कि उसको नोच के खा जाना, मतलब पैसा का मामला में उस देश को नोच जाना। यही ना उपनिवेशवादों का फॉर्मूला था। यानी आपको कोई गुलाम बना रहा है तो कहा आपको बैठा के खिलाएगा, ठुसाएगा, आपको आपसे जितना मर्जी काम निकलवा ले, है कि नहीं है? तो देश को गुलाम कोई बनाता था तो आर्थिक रूप से चाहता था कि नोच के पूरा खा जाए, उसी को बोला जाता है आर्थिक शोषण कर लेना। समझे ना?
अब जी 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों में वस्तु का उत्पादन आरंभ हो गया। शुरू में ही बताया कि औद्योगिकरण की क्रांति कब हुई? 18वीं शताब्दी में हुई। कहाँ से हुई थी? यूरोप महादेश से। और देश पूछेगा तो कहाँ से? इंग्लैंड से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण की शुरुआत किस सदी में हुआ था? 15वीं शताब्दी। कहाँ से हुआ था? तो इटली से हुआ था, याद रखिएगा, पुनर्जागरण की। आगे आ जाइए, ठीक है। अब उसके बाद नीचे देखिएगा उसी में, तो इंग्लैंड उत्तरी अमेरिका, एशिया, भारत, अफ्रीका जैसे अपना ध्यान खींचा, इसमें पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल बनाया, ठीक है। ये इसमें कुछ खास नहीं मिलेगा, है ना। उसके बाद सबसे नीचे में आइएगा तो सबसे नीचे में देखिएगा तो 18वीं और 19वीं शताब्दी लिखा हुआ, उसी बीच में 18वीं और 19वीं शताब्दी का विश्व बाजार ऐसा ही था। विश्व बाजार का स्वरूप का आधार था, क्या था? कपड़ा उद्योग। तो विश्व व्यापार का ये लाइन जो है, ये विश्व व्यापार में सबसे बड़ा मतलब उद्योग कौन सा था? कपड़ा। यानी कि कपड़े का वैल्यू बहुत जबरदस्त था यानी कि उस समय विश्व बाजार में कपड़े का मार्केट क्या था? ज़्यादा था। ये देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ? झूला लगा हुआ, बड़का झूला। आप लोग जाकर झूल लीजिएगा। लो देख रहे हो कितना बड़ा लगा है, बाप रे, है कि नहीं रे? झूले ना है रे, ना है, उलट जाएगा। नहीं झूले, बड़ा वाला पर नहीं झूलते हो? छोटा वाला, इसे छोटा वाला सबसे बड़ा कपड़ ना है? हाँ पगला उस पर नहीं कच्ची झुलता है सब डर। तो आ जाओ। अब यहाँ देखिए गिरमिटिया मजदूर। देखिए गिरमिटिया मजदूर का बहुत जबरदस्त चीज़ लिखा होगा। औपनिवेशिक देश में ऐसे श्रमिक मतलब क्या होता है? मजदूर, है ना। उन्हें एक निश्चित समझौते के द्वारा निश्चित समय के लिए शासित क्षेत्रों में जाते थे। उन्हें मुख्यतः नकदी फसलों जैसे कि गन्ना के उत्पादन में लगाया जाता था। भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्र यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा के गन्ने की खेती के लिए जमैका, फिजी, त्रिनिडाई एवं टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों से लाया गया। मतलब क्या है? लोगों को खरीद के लेके आ गए एग्रीमेंट पर। एग्रीमेंट मतलब होता है मतलब समझौता, जो निश्चित समझौता लिखा है ना उसको बोला जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब आपसे एक पेपर साइन करा लिए कि तू हमारा संगे, मतलब पिछले प्राचीन समय में एक्चुअली में होता क्या था? पहले के समय में लोग खरीदाते, जैसे गाय भैंस बैल अब खरीदाता है लोग ना, है ना। खेती करने के लिए लोग बैल खरीदाता था, हल जोतने के लिए, खेती करने के लिए। उसी तरह पहले आदमी खरीदाता था कि आदमी को दे दीजिए, है ना, आदमी को दीजिए, हम लेके जा रहे हैं, 2 साल 3 साल हमारे साथ रहेगा, खेती बड़ी करेगा, समझ ना। तो लोग मजदूर को खरीद के लेके आते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो खेतीहर थे, जमींदार थे, समझ ना। तो वो जो मजदूर थे जो किसी एग्रीमेंट के तहत, मतलब समझौता के तहत उनके साथ आते थे कि हम आपके साथ 2 साल काम करेंगे, 3 साल काम करेंगे, 4 साल काम करेंगे, तो उस आते थे, उनको क्या बोला जाता है? गिरमिटिया मजदूर। वो दूसरे देश से आते थे। देखिए कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? जमैका, फिजी, त्रिनिडाई एंड टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में ना। ये कहाँ से इनको ले जाया गया? वहाँ पर कहाँ से लेके जाया गया? अपना उत्तर प्रदेश से और पश्चिम बिहार से और पंजाब से, हरियाणा से गन्ना की खेती के लिए ले जाया गया। गन्ना खेती के लिए इनको पकड़ के कहाँ से ले जाया गया? उत्तर प्रदेश। हाँ, इन सब जगहों पर ले जाया गया, है ना। ट्रेवेसो में, मॉरिशस आदि देशों में क्या किया गया? ले जाया गया। इन मजदूरों क्या बोला गया? गिरमिटिया मजदूर कहा गया, ठीक है। अगले पेज में आइएगा तो अगले पेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ देखिए एक फोटो दिखा हुआ है कि श्रमिकों को बड़े जहाज़ों को पानी में भरकर ले जाना। अब ये श्रमिक जो है बड़े पानी के जहाज़ पर, अब ये पानी जहाज़ पर श्रमिकों क्या हो रहा है? यहाँ मजदूरों को ढो के इस पे ले जा रहा है। देख लो कितना बड़ा जहाज़ है। आदमी देखिए कितना छोटा दिख रहा है उसके पास में। आप लोगों को दिख भी नहीं रहा है, आप लोगों की तो बहुत डिजाइनदार है इसीलिए नहीं दिख रहा है। उसके बगल में देखिए लिखा है इसमें मुख्यतः कृषि कार्य, नगदी फसलें। नगदी फसल मतलब क्या होता है? वैसा फसल जिसे नगद पैसा मिले, है ना। सुन ना, जैसे गन्ना का, तंबाकू का, इस सब का फसल उगाइएगा तो बेचबे नहीं कीजिएगा। तरबूज का, खीरा का, ककड़ी का, ये सब का क्या कीजिएगा? खाइबे थोड़े कीजिएगा, कितना खाइएगा ठूस के, बेचबे कीजिएगा। उसको बोला जाता है नगदी फसल, ठीक है। और इस तरह का मजदूरों क्या बोला जाता था? गिरमिटिया मजदूर, जो उसमें एग्रीमेंट के तहत काम करते थे। समझा गया? अब यहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे, पूंजी पलायन के अंतर्गत यूरोपीय देशों के औद्योगिक क्रांति से प्राप्त भारी लाभों में अपने शासित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के क्या भैया? विभिन्न रेल लाइनों का निर्माण, खदान, कोयला निर्माण, चाय, कॉफी, रबड़, कपास, नकदी फसलों का उत्पादन इत्यादि बड़ी मात्रा में क्या हुआ? पूंजी निवेश किया गया। इससे उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से यूरोप से जुड़ा गया। इस प्रकार इन प्रक्रियाओं ने यूरोप केंद्रित विश्वव्यापी अर्थतंत्र को जन्म दिया। इस अर्थतंत्र को हम विश्व बाजार की संज्ञा देते हैं। मतलब क्या हुआ? विश्व बाजार मतलब क्या हुआ? दुनिया भर के मजदूर पहुंचने लगे वहाँ पर। अब जिन जगहों पर गुलाम बनाया तो वहाँ से टांग के लोग लेके जाता था कि चलिए यहाँ पे खेती करो, यहाँ खेती करो। अब यहाँ के लोग को वहाँ ले गया, वहाँ के लोग यहाँ लाया,
तो दुनिया भर का मजदूर मिले, दुनिया भर का सामान उनको खरीदने को मिला। तो इस तरह एक तरह से विश्व व्यापार आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, अब ये विश्व व्यापार की उपयोगिता, क्या उपयोगिता है भैया? तो उपयोगिता क्या है? तो विश्व आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप में संचालित होना सुनिश्चित करने के लिए विश्व व्यापार का एक विश्वव्यापी होना आवश्यक है। व्यापारियों, श्रमिकों, पूंजीपतियों, मध्यम वर्ग तथा आम उपभोक्ताओं के हितों को बाजार का विश्वव्यापी स्वरूप सुरक्षित रखता है। ठीक है, उसके बाद किसानों को अपने उपज का अच्छा रिटर्न प्राप्त करता है। मतलब क्या है? बड़ा विश्व व्यापार होगा, विश्व बाजार होगा, यानी कि पूरा वर्ल्ड, दुनिया भर के एक बाजार मिल जाए जहाँ दुनिया भर का सामान मिल रहा है, तो उसमें आपको क्या फायदा होगा? आपको पहला फायदा होगा कि सब सामान मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। दूसरा फायदा होगा, अगर आप बेचने जा रहे हो कोई सामान को, तो दुनिया भर का ग्राहक मिल जाएगा, क्योंकि दुनिया भर से लोग आया होगा, बहुत सारा ग्राहक मिल जाएगा, है ना। उसमें क्या होगा? अच्छा दाम मिल जाएगा, आपको अच्छा दाम मिल जाएगा, है कि नहीं है। सामान आप खरीदने जा रहे हैं तब वो फायदा, बेचने जा रहे हैं तब वो फायदा, है कि नहीं है। क्योंकि जैसे मान के चलिए कहीं ऐसे जगह चल के सामान बेचने के लिए जहाँ उस लोग को मन नहीं खरीदने के लिए, बैक अब उस मार्केट में, विश्व बाजार वाला मार्केट में पहुंचे तो वहाँ हर तरह के लोग आएंगे, हर तरह का सामान खरीदने वाला होगा, है कि नहीं है। या आप ही अगर सामान खरीदने जा रहे हैं, तो कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, अब मान के चलिए मॉल में लोग क्यों जाता है सामान खरीदने? सोचता है कि यहाँ पर A to Z सामान मिल जाएगा, इसीलिए मॉल में जाता है खरीदने के लिए। इसलिए जाता है आदमी कि यहाँ सब चीज़ मिल जाएगा, नमक से लेकर हर कुछ मिल जाएगा, एक बार घुसो सारा चीज़ कर लो। अब मान लीजिए कि अगर कहीं जाएगा दूसरा में, तो सोचता है कि जाने कर मिली कि नहीं मिलेगा, इसके पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं है। उसी तरह विश्व बाजार मतलब था, उससे बहुत फायदा था, है कि नहीं है ना। अब खरीदने वाले को भी फायदा था और बेचने वाले को भी फायदा था, दोनों को फायदा था कि नहीं फायदा था। आगे जी, विश्व बाजार से अब लाभ तो देख लिए, उसके साथ साथ लाभ के साथ हानि दिखा हुआ अगले पेज में, ऊपर मान जाइए, है ना। लाभ ये हुआ कि आपका सड़क मार्ग, रेल मार्ग, बहुत सारे देखिएगा, बागवानी, ये सारा का विकास हुआ। लेकिन सर ना, इसके परिणाम से तंबाकू, रबड़ और नील इत्यादि गन्ने का खेती में क्रांतिकारी मतलब बदलाव देखने को मिला। ठीक है, दक्षिण अमेरिका जो स्पेन की उपनिवेश था, अब यहाँ देखिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दक्षिण अमेरिका जो है किसके कब्जे में था? स्पेन के कब्जे में था। क्वेश्चन पूछ दे कि जैसे भारत पर कौन कब्जा किया था? इंग्लैंड ब्रिटेन वाला, सर ना। उसी तरह क्वेश्चन पूछे, दक्षिण अमेरिका को कब्जा कौन किया था? स्पेन वाला, है ना, स्पेन था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे चेंजिंग देखने के लिए मिले। विश्व बाजार के हिसाब से देखा जाएगा तो जो रेलवे, भाप इंजन का जहाज, उसके बाद से टेलीग्राम, बड़े बड़े जहाज़ों क्या है? जलपोत मतलब क्या होता है? जलपोत, जलपोत मतलब क्या होता है? पानी में चलने वाला जो जहाज होता है ना, उसी को जलपोत कहा जाता है। जल का, पानी का पोत, वरना जल का जहाज, वरना पानी जहाज को जलपोत कहा जाता है। इस तकनीकी ने विश्व बाजार और इसके लाभ को कई गुना बढ़ा दिया। मतलब जैसे जैसे विकास हो रहा है चीज़ों की, जैसे टेलीग्राफ, टेलीग्राफ क्या होता है? जो बात करने वाला था, जैसे टेलीफोन था, उसी तरह पहले मैसेज भेजते थे, उसी को टेलीग्राफ बोला गया। फिर बाद में टेलीफोन का आविष्कार हुआ, फिर बाद में मोबाइल आ गया। मोबाइल तो बहुत बाद में आया, है ना, हाल फिलहाल के समय में आया मोबाइल, है। लेकिन आज से हमको लग रहा है कि 20-30 साल पहले आया होगा। और क्या चीज़? मोबाइल, उससे पहले टेलीफोन था ना। जैसे हम लोग बहुत छोटे थे, देखते थे लोग कि ये क्या होता था, टेलीफोन होता था, घर पे टेलीफोन होता था, है ना। एगो टेलीफोन मोहल्ला भर में एगो रहेगा, पूरे मोहल्ला भर के लोग का बात करना होगा, तो एगो नंबर पूरा वो लेके गया लो, हर कोई जो बाहर कमाने गया है ओकरे घरे फोन करेगा लो, तो बुला के लेगा, 2 मिनट रुकिए, बुला के ले आता नहीं, बुला के ले। उसके बाद आया वो वाला सिक्का वाला, देखे थे लोग, सिक्का वाला, 1 रुपये डालिए और लगाइए, बात कीजिए, है कि नहीं है। सिक्का डबाक से नीचे गिर जाता था, हैं। पक्सवा टीवी में देखे हो, ऐसे नहीं देखे हो सिक्का वाला? सही में नहीं देखा लो, हम यूज किए हुए सिक्का वाला। ऐसे डालते थे लो सिक्का, उसके बाद कॉल लगता है, कॉल लगा के आराम से बात कीजिए, सिक्का गिर जाता तो अंदर बॉक्स में जमा हो जाता था। अभी के यूज करेगा, अभी होबो करेगा, तो मोबाइल का ज़माना आ गया, अब कौन यूज करेगा? अब तो वो बॉक्स में गिर जाता था। अरे पैसा निकाले के फिर लेके चल जाता था, जिसका था उसका, सरकार लगवाता था, सरकार लेके चल जाता था पैसा, उसका चार्ज जमा। जैसे रिचार्ज वाला था ना हिसाब, तो वो रिचार्ज हो गया, डालिए, बात हो गया, ऑन दी स्पॉट, है ना। रिचार्ज आप लोग किए हैं लो, वो स्क्रैच करके पहले मिलता था, इतनी जगह मिलता था रिचार्ज करने के लिए, स्क्रैच करके 10 रुपये वाला मिलता था कूपन रिचार्ज करने का, किए हैं लो? नहीं, तुम लोग का तो जमाना, तुम लोग तो अभी मोबाइल नहीं चलाता होगा, क्या दूर नहीं चलाते हैं। हाँ, रील्स बना के भले डालता होगा सर, लेकिन चलाता नहीं होगा सर। आगे चलो, 1820 से लेकर 1914 के बीच विश्व व्यापार 25 से 40 गुना क्या हुआ? वृद्धि हो चुका था। यानी 20 से लेकर अगर 14 तक देखा जाए तो 25 से केवल क्या हुआ? 40 गुना वृद्धि हो गया। इतना बाजार जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। ठीक है, उसके बाद 7% हिस्सा जो है कृषि उत्पादों, खनन, कोयला और
क्या हुआ, कपड़ा था। यानी 60% जो काम था वो कौन कौन काम हो रहा था, कृषि उत्पाद हो रहा था, खनन हो रहा था। खनन मतलब होता है नीचे से कोड़ खाप के निकाला कोई भी चीज़ को खनन कहलाता है, जैसे कोयला निकाला जा रहा है धरती से नीचे, समझ ना, और कपड़ा था। ये 3 चीज़ें व्यापार बहुत तेजी से हो रही थी। अब ये साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद मतलब होता है ना अपने साम्राज्य का विस्तार करना, क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि इस कोचिंग संस्थान को क्या किया जाए, 10 जगह खोल दिया जाए, है ना, 10 जगह से अगले शहर में खोल दिया जाए, अगले शहर से उसके बाद शहर में खोल दिया, उसके बाद दूसरे राज्य में खोल दिया जाए, उसके बाद से पूरे देश में फैला दिया जाए, उसके बाद देश से दूसरे देश में पहुंच जाए। तो क्या हो रहा है, ये अपने इस कोचिंग संस्थान का साम्राज्य को बढ़ाया जा रहा है। उसको क्या बोला जाएगा, साम्राज्यवाद, है कि नहीं है। PW वाला जो कोचिंग संस्थान है वो दूसरे देश तक पहुँच गया है। PW एक कोचिंग चलता है फिजिक्स वाला जिसको बोला जाता है, तो फिजिक्स वाला जो कोचिंग है वो दुबई में अपना ब्रांच खुल चुका है। समझिए दूसरे देश में उसका साम्राज्य देखिए कितना बढ़ गया। तो किसी भी यही थ्योरी लगाता था लोग अंग्रेजों सब, अरे दुबई में बाढ़ आ गया, वो आर्टिफिशियल बारिश करा लो ना, नाटक किया लो तो सच में बारिश हो गया। आर्टिफिशियल बारिश होता है ना, कि आर्टिफिशियल बारिश कराया जाता है, अपने से ही बारिश हो जाता है, समझ ना। तो आर्टिफिशियल बारिश किया लो तो बारिश इतना ज़्यादा हो गया ना कि एक्चुअली में बारिश सही में होने लगा, तो वहाँ भयानक बाढ़ आ गया। और वहाँ बारिश होता नहीं है, तो उस तरह के पानी निकलने के लिए कोई टेक्नोलॉजी बना नहीं था। जैसे अपना ही बारिश भयानक होते रहता तो नाला वगैरह सब उसी डिज़ाइन से बना हुआ है, वहाँ उस डिज़ाइन से बना हुआ नहीं था। बस अचानक से बारिश बहुत एक्सेस हो गया, बस वो सब क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, बस डूब गया, है ना। तो अब हुआ ना उन लोग को, उससे क्या हुआ ना, उससे फ़ायदा इन लोग को वो हुआ कि सीख लिया लोग, समय रहता है कि भविष्य में अगर सच में ऐसा होता है तो अब तो व्यवस्था कर ले बोलो ना, कि आने वाले समय में अगर वाकई में बारिश इतना खतरनाक हो तो कैसे उसे निपटेंगे। तो सीखने के लिए मिल गया, है ना। जब तक ठेस नहीं लगा तो आदमी सीखेगा कैसे, तो सीखने के लिए मिला, है ना। तो साम्राज्यवाद क्या है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा विश्व व्यापार से हानि क्या हुआ। विश्व व्यापार से हानि हुआ ना, देखिएगा तो विश्व बाजार ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के एक नए युग को जन्म दिया, है ना। साथ में साम्राज्यवाद मतलब समझ आया, साम्राज्यवाद मतलब क्या होता है कि साम्राज्य को बढ़ाना, साम्राज्यवाद कहलाता है। अब यहाँ क्या हुआ ना, नुकसान के बारे में बता रहा है, नुकसान क्या हो रहा था कि उपनिवेशवाद बढ़ते जा रहा था और साम्राज्यवाद की भावना बढ़ते जा रही है। मतलब क्या है कि लोग जो क्या रहे ना कि उसको गुलाम बनाते जा रहे थे, ठीक है, गुलाम बनाते जा रहे थे, और साथ ही साथ में क्या कर रहे थे, अपने साम्राज्य बढ़ाने के चक्कर में जगहों को छेकते जा रहे थे, समझ आए ना, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे, आगे देखेंगे साम्राज्यवाद मतलब समझ आ गया आप लोगों को। यहाँ आइए, उसके बाद देखिएगा तो अगले पेज में देखिए, फोटो के नीचे देखिएगा तो लिखा हुआ प्रथम विश्व युद्ध की बर्बाद हो चुका जर्मनी का शहर। देख रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध में पढ़े हैं आप लोग, जर्मनी का हालत खराब हुआ था, और दूसरे युद्ध में भी फिर दोबारा हालत खराब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 1800 में जब भारतीय निर्यात में सूती कपड़ा का हिस्सा कितना था, 30% था। तो 1800 समय में भारतीय जो कपड़ा बिचाता था उसमें, मतलब पूरी दुनिया में जो कपड़ा बिचाता था उसमें 30% कौन सा कपड़ा था, भारत का था। और ये 15 में क्या हो गया, 15% घट के रह गया, और 70 आते आते क्या हो गया, 3% हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि शुरुआत समय में भारतीय कपड़ा दुनिया भर में ज़्यादा बेचाता था। देख रहे हैं 1800 के समय में, 1800 ईस्वी में 30% था, और 1815 में 15% हो गया, और 1870 में क्या हो गया, 1870 में 3% हो गया, ठीक है, समझेंगे ना। उसके बाद इसके ठीक विपरीत कच्चे कपास का भारत में निर्यात 1800 से लेकर क्या हो गया, 1872 में 5% से बढ़कर, है ना, 35%, यानी कच्चा माल भारत से ज़्यादा जाने लगा, और जो बना हुआ सामान था उसका मार्केट धीरे धीरे कम होने लगा। एक बार बताया था आप लोगों को, अंग्रेज क्या करता था लो, अंग्रेज शुरुआत के समय में क्या किया लो, भारत का सामान खरीदते लो, बाद में क्या किया लो, भारत का सामान ना खरीद अपना फैक्ट्री बना दिया अपने देश में, और यहाँ से कच्चा माल उठा के लेके जाके वहीं पर बनाता था। एक बार बताए थे ना आप लोगों को कि वही बना के कपड़ा हुआ और फिर लाके भारत में बेच देते थे लो। तो यही देखिए बता रहा है कि शुरुआती समय भारत के कपड़ा बेचाता था, अब बाद में कपड़ा ना बेचा के क्या मेरे कच्चे माल मतलब था कि जो कपास होता है जिससे सूती कपड़ा बनता है, कपास लेने लगा सर कि कपास दो, कपड़ा हम बनाएंगे फिर तोरे बेचेंगे, समझ ना। तो यानी कि शुरुआती समय में 30% हम लोग का भारत का कपड़ा बेचाता था, वो घट के दम 3% पहुंच गया, और जो कच्चे माल जो बेचाता था 5% वो बढ़ के 35% हो गया, समझ रहे हैं ना आप लोगों को। आ गया जी। इससे क्या हुआ, भारत में 1850 और 1920 के बीच में क्या हो गया, अकाल पड़ा, जिससे लाखों लोग क्या हो गए, मर गए। मतलब लोगों का काम धंधा बंद होने लगा। जो छोटे छोटे उद्योग थे, जो कि कपड़े बनाते थे, छोटे छोटे काम करते थे, उनका क्या हुआ, बिजनेस बंद होने लगा। क्योंकि भारत में बिजनेस को बंद कर रहा था और अपने देश में शुरू कर रहा था कौन, इंग्लैंड वाला, ब्रिटेन वाला, अंग्रेज सबका ही शासन था ना भारत में। तो अकाल उस समय देखने को मिला। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत में अकाल किस समय देखने के लिए मिला था, तो 1850 से लेकर 1920 के समय में भारी अकाल देखने के लिए मिला था, ठीक है। यही है जो हानि बता रहा था, उसका हानि बता रहा है, औद्योगिकरण की हानि क्या हुआ। अब ये 2 विश्व युद्ध के बाद दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था कैसा रहा। यहाँ आर्थिक मंदी एक वर्ड लिखा है, याद रखिएगा। आर्थिक मंदी 1929 के समय बहुत भयानक आया था, उसको महामंदी भी बोला जाता है।
अर्थतंत्र में आने वाली ऐसी स्थिति जिससे तीनों आधार कृषि, उद्योग, व्यापार, विकास अवरुद्ध हो जाए। मतलब कृषि भी रुक जाए, उद्योग भी रुक जाए और व्यापार भी, सब कुछ रुक गया। सब कुछ क्या हो गया? रुक गया। तो उसे क्या बोलेंगे, है ना, उसमें बोलेंगे भैया कि क्या हो गया? आर्थिक मंदी हो गई। आर्थिक मतलब कई आपको बता चुके पैसे से रिलेटेड। मंदी मतलब तो घट गया। तो घट कब जाएगा? खेती रुक जाएगा, व्यापार रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, सब क्या हो जाएगा? तब आर्थिक मंदी रुक जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे आ जाइए। इससे क्या हो जाएगा? लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बैंक दिवालिया हो, दिवालिया मतलब तो कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया। समझ रहे हैं ना? है कि नहीं है? अब इस तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे पूरी कंपनियां बैठते गई, है ना। उसको देखेंगे तो उसके नीचे लिखा, भारत में उस समय कपड़ा, जूट, खनन आदि का विकास जो है भारतीय उद्योगपतियों के प्रयास से हुआ। टाटा, बिरला, गोदरेज, जमनालाल बजाज इत्यादि इसी का विकास की उपज है। मतलब जब आर्थिक मंदी आया ना, पूरी दुनिया में हालत खराब हो गई थी, पूरी भारत की नहीं पूरी दुनिया की हालत खराब हुई थी। तो उस समय क्या होता ना कि कोई उद्योग धंधा ठीक से नहीं चल रहा था, तो भारत के बड़े बड़े धनिक आदमी के अपना बिजनेस खड़ा शुरू किया, क्या कि अब हम लोग बिजनेस करेंगे लो, इतना दिन सबको दबा कर रखा है, अब देखो अपना बिजनेस शुरू करेंगे लो और अपना मार्केटिंग लाएंगे लो। तो ये लोग टाटा, बिरला जितना भी नाम सुनते हैं इस समय बहुत ज़्यादा ताकतवर है बिजनेस के मामले में, ये लोग उसी समय से आगे आए थे। ठीक समझ रहे ना? यहाँ आ जाइए। अब ऊपर में लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को क्या किया? फिर से, है ना, फिर से खड़ा करके गंभीर प्रयास किया गया। चूंकि उस समय एकमात्र देश वही था जो यूरोप के पुनर्वृत्ति कर सकता था। यूरोप इसके प्रयासों से 1920 और 27 तक यूरोप और अमेरिका में क्या हुआ? आर्थिक प्रगति काफ़ी हुआ। आर्थिक प्रगति क्या हुआ? काफ़ी हुआ। वहाँ नवीन तकनीक की उन्नति के आधार पर नए उद्योगों का विस्तार क्या हुआ? काफ़ी हुआ। नीचे आएंगे तो 1929 तक आते थे, पूरी दुनिया के ऐसी आर्थिक संकट में गिर गया जिससे काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ? पहले की कभी ऐसा अनुभव नहीं किया गया था। मतलब अभी जस्ट ऊपर आप लोग बताया कि आर्थिक मंदी आएगा कब, है ना, 1929 में। देखिए यहाँ लिखा 1929 में आर्थिक मंदी बुनियादी कारण स्वयं अर्थव्यवस्था स्वरूप में ही समाहित था, है ना। बगल में लिखा है नया शब्द लिखा शेयर बाजार। शेयर बाजार वैसा स्थान जहाँ व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के व्यापार का मूल्य का निर्धारण होता है। यही मैं बोलता हूँ कि बार बार आप लोग, जैसे शेयर बाजार लिखा है, आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और लिखा है कि वैसा स्थान जहाँ क्या होता है, जितने भी कंपनी है बड़े बड़े, वो मतलब जैसे कि कैसे बाजार में कभी आप खरीदने जाएगा आलू प्याज तो कभी 20 रुपये रहता है, कभी 25 रुपये रहता है। कौन तय करता होगा ना कि आज आलू 20 रुपये जाएगा? कोई ना कोई तय करता। ऐसे थोड़ी है कि आज कौन कर दिया 25 रुपया, आप बगल वाला बेच रहा 20 रुपये में। देखते हो कि हर किसी का रेट एक जैसे रहता है कि नहीं रहता? 1-2 रुपये का फर्क रहेगा, नहीं तो लगभग सबके रेट एक ही। कैसे जान जाता है लोग कि सबके एक रेट रख लेता है लोग? कोई ना कोई तो मंडी सेट करता होगा, हर दिन सेट होता है सर ना, हर दिन सेट होता है कि आज कितने रुपये भाव में बेचाएगा। उस सब मार्केट वाला उसी हिसाब से बेचता है लोग, सर ना। ऐसा नहीं है कि कोई 20 रुपये करते, कोई 50 रुपये बेच रहा है ना। तो कोई करे भाई, तू बगल में 20 रुपये बेच रहा है, तू 50 रुपये कैसे बेच रहा है? तो याद रखिएगा, मार्केट जो मंडी जो होता है ना, हर दिन सेट होता है। उसी तरह पूरी इंडिया लेवल पर देखा जाएगा, देश लेवल पर देखा जाएगा, तो पूरी मतलब बाजार में सामान कितने रुपये बेचाएगा उसका एक सेट किया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? मूल्य निर्धारण किया जाता है। उसी क्या बोलते हैं? शेयर बाजार। वही ना लोग पैसा लगाता है शेयर बाजार में। शेयर बाजार में कैसे हम बोलते हैं कि शेयर बाजार में हम भी बहुत सारा पैसा से लगाते रहता है आदमी। शेयर बाजार में क्या होता है कि आप अनुमान लगा लीजिए कि ये चीज़ कल जो है महंगा बेचाएगा, है ना। तो पैसे लगा दिए 10,000 रुपया, कल अगर महंगा बेचाया तो वही 10,000 का सामान खरीदे, आज खरीद ले 10,000 का, और मार्केट में वो अपना बेचेगा, कंपनी बेचेगा, हम सिर्फ उसको पैसा दिए। शेयर बाजार में होता है हम शेयर हिस्सेदार हैं हम उसके, ठीक है। पैसे लगा दिए, अगले दिन क्या हुआ, हमको अनुमान है कि अगले दिन मार्केट में महंगा बेचाएगा। अब वो बेचा गया 11,000, तो 1,000 हमको प्रॉफिट हो गया। अगला दिन हम क्या पैसा निकाल लिए, 1,000 रुपये हमको प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं है? यानी 10,000 लगाए तो 11,000 निकाल लिए। अब मान के चलिए, लेकिन अगले दिन वो 10,000 ना बेचा गया 9,000 में, तो 1,000 नुकसान हो गया। अब क्या करेंगे भैया, हम छोड़ देंगे कि ना आज ना सामान जो है अब वापस हम अपना पैसे नहीं लेंगे, कल ले लेंगे, ठीक है। तो कभी कभी नुकसान, कभी कभी क्या होता है, फायदा दोनों होता है। आर्थिक मंदी के कारण अब समझिए क्या हुआ। आर्थिक मंदी के कारण क्या था? देखिए मेन अगर कारण देखा जाएगा ना, तो जो 2 युद्ध हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा युद्ध हुआ, इन दोनों युद्ध के जो बीच का समय था ना, सबसे खतरनाक समय था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ कब? 1918 में, 14 से 18 हुआ। और दूसरा कब शुरू हुआ? 1940 से लेकर 45 ले। उसके बीच के समय में ना बहुत ज़्यादा तेल बेल हुआ पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हालत खराब होने लगा था, ठीक है। आ गया जी, यहाँ लिखा सट्टेबाजी। देखिए सट्टेबाजी मतलब था जुआ खेलना। एक तरह से क्या होता है ना कि एक तरह से सट्टेबाजी भी आज के समय बहुत ज़्यादा होता है। कंपनी की पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य जो है बढ़े और पुनः उससे बेच सके। वही चीज़ जो अभी मैं समझा रहा था, ये तरह से सट्टेबाजी ही है। मतलब क्या है कि उसका हिस्सा खरीद लिए, जैसे कंपनी का हिस्सेदार हम बन गए, और कंपनी जो है ना, जैसे मान के चलिए कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई जुड़ जाए, और जुड़ने के बाद ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो, तो जब वो कंपनी में से हटेगा तो कहेगा ना भैया इसका हमको हिस्सा दीजिए। तो जितने ज़्यादा ग्रोथ उतने ज़्यादा क्या होता है, उतने ज़्यादा पैसा मिलने की संभावना रहती है। आगे आ जाइए।
नीचे लिखा हुआ अर्थशास्त्री कार्डलिफ ने अपनी पुस्तक दी कॉमर्स ऑफ नेशन, क्वेश्चन पूछेगा दी कॉमर्स ऑफ नेशन किसने लिखा था, बताइए लोग। अर्थशास्त्री कौन थे, कार्डलिफ, समझ रहे ना। इन्होंने क्या लिखा कि सभी भागों में कृषि उत्पादन और खाद्यान्न के मूल्य की विकृति 1929-32 के आर्थिक संकटों का प्रमुख कारण है, समझ रहे ना। मतलब कि जो कृषि उत्पादन में खाद्यान्न के मूल्य की विकृति है, मतलब उसके जो पैसा जो है अचानक से बढ़ा दिए हैं और इसके कारण क्या हुआ, आर्थिक मंदी में देखने को मिल रहा है। और दूसरा बात है विकृति मतलब होता है कि इसको छितार दिए, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं करने नहीं दे रहा है। जैसे कैसे ब्रिटेन वाला भारत में करने नहीं दे रहा था लोग, तो इसकी वजह से आर्थिक मंदी शुरुआत हुई। क्योंकि अब ब्रिटेन ने क्या कर रहा था कि हम ये करेंगे जो करेंगे, दूसरे देश में करने ही नहीं देता था। अब जब युद्ध में खुद बिजी हो गया तो फिर अब युद्ध में बिजी हो गया तो ओकरा देश में हो रहा है नहीं ऊपर है बिजनेस, और दूसरे देश के ससुरा करने नहीं दे रहा है, अपने खुद कर नहीं रहा है, दूसरे देश को करने नहीं दे रहा, तो सामान की क्या होगी, कमी होगी। तो क्या हो जाएगा, सामान कमी हो जाएगा तो आर्थिक मंदी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। वैसे भी नहीं करेगा तो पैसा कुछ कमाइएगा, है कि नहीं है। तो वही आर्थिक मंदी देखने के लिए मिला। आगे जी 1920 के दशक में बहुत सारे देश क्या हुआ, अमेरिका से कर्ज लेकर युद्ध में तबाह हो गए। अब बहुत सारे देश था ना, जब युद्ध में लड़ रहा था तो अमेरिका से खूब कर्जा देता था। अमेरिका देता था कि लो पैसा लड़ो, लो सामान लड़ो, बम देता था, बंदूक देता था, तलवार देता था, सारे सामान देता था। और वो लोग जब युद्ध में हार जाते थे तो जब हार गए तो पैसों कहाँ से चुकाएंगे, पैसों कहाँ से देंगे, दे पाएंगे, तो और तबाही होते रहेगा। इस तरह तो आज भी अमेरिका इसी तरह अपने कर्जे में डुबा कर रखता है बहुत सारे देशों को, समझ रहे ना। लेकिन इसका नतीजा उस समय भी अमेरिका में भी संकट आया, ऐसा नहीं कि नहीं संकट आया। अगला पेज में आ जाइए, अगला पेज में देखिएगा तो प्रसिद्ध शेयर बाजार न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज यानी कि वॉल स्ट्रीट, क्वेश्चन पूछेगा है ना, न्यूयॉर्क का जो शेयर बाजार है उसका क्या नाम है, वॉल स्ट्रीट या स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद लिखा है आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा आर्थिक मंदी के पूरे देश पर, लिखा है उस बगल में संरक्षणावाद। संरक्षणावाद मतलब क्या होता है, अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमद से होने वाले नुकसान से उसे बचाने के लिए विदेशी वस्तुओं पर ऊंची आयात शुल्क लगा दिया, है ना। मतलब क्या है कि जो विदेशी जो वस्तुएं आ रही है उस पर क्या है, टैक्स बढ़ा दिए। ना संरक्षणवाद मतलब होता है कि अपने सामान का संरक्षण कर रहा है, अपने सामान का संरक्षण करने के लिए एकमात्र उपाय क्या है कि क्या कीजिए कि दूसरे के सामान पर टैक्स बढ़ा दीजिए, कि आप हमारे यहाँ बेचने आइएगा ना टैक्स ज़्यादा लगेगा, ना। इसको क्या बोला गया, संरक्षणवाद बोला गया, ठीक है। हाँ, संरक्षणवाद मतलब बचाना हो गया। तो बचा किस कर रहा है, ये उद्योग धंधा से रिलेटेड है। तो उद्योग धंधा के मतलब क्या रहा ना कि अपने उद्योगों को बचाने के लिए दूसरे के प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ा देना है, दूसरे के उत्पादित सामान्य है उसे क्या करना, टैक्स बढ़ा देना, मतलब विदेशी वस्तु पर ऊंची आयात शुल्क लगा देना, सर ना। आयात शुल्क का मतलब कि वो आयात मतलब होता है कि आना, निर्यात मतलब होता है ना, निर्यात मतलब बेचना होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो आ रहा है उस पर क्या करेगा, टैक्स लगा दें कि तू हमारे यहाँ बेचना चाहता है, हमारे इंडिया में, हमारे देश में टैक्स दो, सर ना, तब बेचाएगा। अंग्रेज क्या किया था लो ना, अंग्रेज तो कितना बढ़िया, अंग्रेज हमें ये कब्जा किया था लो। अंग्रेज क्या किया था, अंग्रेज करता था कि भारतीय लोग को अगर बेचना है ना तो टैक्स दीजिए अपने ही देश में। अंग्रेज के दिमाग देखिए, अंग्रेज लोग करते थे कि भारतीयों को भारत में ही सामान बेचना है तो टैक्स दीजिए, और उसके ब्रिटेन से जो आता था उसके लिए फ्री था। देखिए कितनी ज़बरदस्त है। ब्रिटेन से कौन आएगा बेचने के लिए अंग्रेजवन, तो वो आके भारत में बेचेगा तो फ्री में, मतलब उसको कोई टैक्स नहीं, जितना मैंने सामान है उतना जो जितना मर्जी बेचे उसकी मर्जी। अब भारत के लोगों को अपना सामान बेचना है तो उसके लिए टैक्स लगेगा। देखिए अंग्रेज कितना दिमाग लगा था, है ना। आज 1933 तक क्या हुआ, 1933 तक 4000 से अधिक बैंक खोले गए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1933 में कितने बैंक थे, 4000 बैंक बंद हो चुके थे, सॉरी खोले नहीं गए थे, और 11000 कंपनियां चौपट हो गई थी। तो 33 में क्या हुआ, इतने 4000 बैंक बंद हो गए और 11000 नहीं है 1,10,000 रहा है, चौपट हो गए, 1,10,000 है। चौपट मतलब हो गए बर्बाद हो गए, जैसे तुम लोग चौपट कभी कभी नहीं हो जाते हो। दिमाग नहीं बोलता है कि चौपट हो गया, वही चौपट हाल वाले, समझ ना। अब यह देखिए आर्थिक मंदी का प्रभाव, ये एक बोर्ड लेके खड़े हैं आर्थिक मंदी के प्रभाव में बेचारे। अब उस नीचे देखिए लिखा हुआ 1923 ईस्वी में 2 वर्ष सबसे खराब रहा, उसके बाद 1922 और 23 में क्या हुआ, 2 वर्ष क्या हुआ सबसे खराब रहा। उसके बाद मुद्रा मतलब क्या होता है बताइए लोग, पैसा। मुद्रा मार्क का इस वर्षों में काफ़ी अवमूल्यन हो गया। 1924 ईस्वी में मतलब अवमूल्यन मतलब वैल्यू घट गया पूरी तरह से। 1924 ईस्वी के बाद इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन आया। इस वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसे भारी मात्रा में क्या हुआ, ऋण प्राप्त मतलब कर्जा प्राप्त हुआ, और इसकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। परंतु 1929 में महामंदी देखने को मिला। क्वेश्चन एक बार पूछा था महामंदी कहिया आया था भैया, 1929 में। और ये क्वेश्चन खड़े खड़े पूछ दिया था ना, खड़े खड़े एग्जाम पूछा था, बीपीएससी का एग्जाम होता है उसमें पूछता है खड़े खड़े क्वेश्चन कि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि महामंदी किस वर्ष आई थी, 1929 में। अब पुनः 1919 में ये वर्ष पहुंच गया, मतलब इतना आर्थिक मंदी हुआ कि पीछे मतलब 10 साल पीछे देश चला गया, दुनिया 10 साल पीछे भाग गया, मतलब 10 गरीब हो गया,
है ना। जैसे मान के चलिए कि फिर से फकड़ई पर पहुंच गए, गरीबी पर आ गया, 10 साल पीछे पहुंच गया पूरी दुनिया, ठीक है। 60 लाख क्या हो गया इसके असर पे, बेरोजगार हो गया, संपूर्ण देश में अराजकता में डूब गया, और इसका लाभ उठाकर हिटलर ने अपने आप को सतासीन क्या कर दिया किया, मतलब सत्ता में अपने आप को मतलब बैठा लिया, है ना, कब्जा लेना शुरू कर दिया। हिटलर के बाद ब्रिटेन में उत्पादित निर्यात रोजगार आया तो, और जीवन निर्वाह स्तर पर तेजी से गिरावट आई। लगभग 35 लाख लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। महामंदी ने निकलने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था और संरचनावाद जैसे कठोर आर्थिक उपाय किए गए, जिससे विश्व व्यापार में काफ़ी प्रभावित हुआ। अगर हम महामंदी पर भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 और 34 के बीच में देश में आयात निर्यात घटकर लगभग क्या हो गई थी, आधी हो गई थी। तो याद रखिएगा, आयात मतलब यहाँ पर कोई सामान बेचने आ रहा है, और निर्यात मतलब हम सामान बाहर बेच रहे हैं। तो आयात निर्यात दूरी क्या हो गया था, घट गया था। कृषि उत्पादों की कीमत क्या हो गई थी, काफ़ी गिर गई थी, जिसका उदाहरण 1928 और 34 के बीच में गेहूं की कीमत 50% गिर गया था, मतलब 50% सस्ता हो गया था। अभी 50% सस्ता हो गया था, आप लोग खरीद के धड़ाक से रख लीजिएगा बोरा में, है ना, बाद में महंगा होगा तो फिर बेचिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जैसे कोरोना काल में बहुत सस्ता हो गया था, बहुत सारा सामान ना हो गया था, लोग खरीद नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा था मार्केट में, तो बेचारा मार्केट में वो लोग चिकन बहुत सस्ता हो गया ना भैया। चिकन, हाँ, अरे सब कुछ सस्ता हो गया था रे। चिकन क्या रहे, एक अफवाह उठा था कि चिकन में बीमारी आ गया है, लोग खरीद रहे, अचानक से गिर गया, अचानक से चिकन का दाम गिर गया। एक वीडियो निकल गया, वो पुराना वीडियो था कि चिकन को गड्ढा में फेंक रहा है, पूरा उसको दफना रहा है, बीमारी फैल गया, वो खुद से ही गिर जा रहा था। हाँ, तो वो पहले का वीडियो था, ये कोरोना काल का वीडियो नहीं था। तो बर्ड्स में ये बीमारी होता है, पक्षियों में बीमारी होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि कोरोना काल में ही बीमारी होगा, ऐसा बीमारी नहीं होता मुर्गी लोग में। कोई बहुत सस्ता हो गया था, तो उसी में तुम खरीदने जा रही होगी। हाँ, हम समझ आ गए, सस्ता होगा तो तुम जाके बोरे बोरे खरीद के लेके आ रही थी, पूरा फ्रिज भर ली थी। आगे चलो रे, फ्रिज भर ली थी, ये हम समझ गए, जान गए, इसीलिए बोलिए। और आई चखना लेके आ रही होगी उसी में, उस दिन चखना ढूंढ रही थी, चखना ढूंढ रही थी उस दिन, मीट चखना हो गया व्यवस्था तुम लोग का। चलो रे आगे चलो, चलिए आ जाइए नीचे आइए। अब यहाँ लिखा हुआ है, कहा उसी में पढ़िएगा तो नीचे लिखा हुआ है, इन्हीं सालों में भारत से सोने का निर्यात होने लगा, और ब्रिटेन में अपने कम हो रहे सोने का पूरा करने के लिए इस कर रहा था। प्रत्यक्ष रूप से यह कह सकते हैं कि इस मंदी ने सोना आंदोलन का प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा, आर्थिक मंदी ने भारत में किस आंदोलन को जन्म दिया, सविनय आंदोलन ने जन्म दिया। असल हुआ क्या था ना, देखियो, आर्थिक मंदी जब आया ना तो अंग्रेज के किलो हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया, नमकों पर टैक्स लगा दिया। तो यही ना गांधी जी शुरू किया कि भैया नमक पर क्या टैक्स लगा रहे हो, नमक खाने का बुनियादी अंग, मतलब कि मेन चीज़ यही है, कितना मसाला छीट देंगे, नमक ना डालेंगे तो स्वाद नहीं मालूम चलेगा, तू नमक पर लगा देगा। और नमक पर अंग्रेजी लगा दिया भारी टैक्स। गांधी जी बोले कि ना देता हूँ टैक्स, क्या कर लेगा, समुद्र हमार, देश हमार, बनाते हम है, तो तोरा का टैक्स। वही शुरू किया डांडी मार्च, जो कि पढ़े आप लोग, डांडी मार्च शुरू किए, और डांडी मार्च के बाद ही शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो वही कह रहा है कि आर्थिक मंदी से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, सविनय अवज्ञा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये विश्व बाजार में बदलते अर्थव्यवस्था का संबंध, विश्व बाजार से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था बदलना शुरू हो गया, ठीक है। तो सन 1920 ईस्वी के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ, उसे आर्थिक के कारकों या आर्थिक रूप से तो आगे समझते हैं लोग, कहाँ थे लोग, विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। तो विश्व बाजार एक्चुअली में जो था, पूरी दुनिया, विश्व बाजार मतलब समझ तो आ ही चुका है, पीछे कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। तो यहाँ लिखा हुआ है विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि जस्ट अभी मैं बता रहा था कि 1929 ईस्वी में जो आर्थिक मंदी आया था, है ना, आर्थिक मंदी का वर्ष आधार मानकर 1920 से लेकर 45 तक बनने वाली आर्थिक के संबंधों को दो भागों में बांटा जा सकता है। 1920 से 1929 तक के सामान्य आर्थिक और विकास का काल था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में इसका प्रभाव क्षीण हो गया, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका प्रभाव देखने के लिए मिला। और ये जो असर आएगा ना, आगे आपको दिखेगा कि दूसरे विश्व युद्ध के समय आते आते भयानक रूप से आर्थिक मंदी देखने को मिलेगा। अगले पेज में देखिएगा लोग, तो बीच में आएगा तो लिखा हुआ है सोवियत रूस और पलटिए लोग, सोवियत रूस और जापान, इन दो देशों ने भी 1920 और 29 के बीच आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति किया, ठीक है। तो ये 1920 और 29 के बीच में प्रगति हो रहा था, किसका, रूस और जापान का, लेकिन उसके बाद डाउन होगा सब धीरे धीरे। यहाँ देखिए तो लिखा हुआ बॉक्स में न्यू डील, इसका मतलब क्या होता है, जल कल्याण की एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति, जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया, मतलब नियमित किया गया। मतलब क्या, कुछ ऐसा कार्य जो आर्थिक मतलब आपका फ़ायदा भी हो, समाज का भी कार्य हो जाए, ठीक है,
जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा कार्य कर रहा है आदमी, जिससे क्या हो रहा है कि उसको पैसा भी कमाई हो जा रहा है और समाज का भी उद्धार कर दे रहा है, समाज का भी कल्याण कर दे रहा है, समझ ना। उस तरह का डील मतलब होना शुरू हुआ, उसी को न्यू डील शब्द बोला गया। मतलब न्यू डील वर्ड से डिनोट किया गया कि ऐसा कार्य जब क्या हो रहा है, एक ऐसी योजना जिसमें क्या हो, आर्थिक से लेकर राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक हर रूप में क्या हो रहा है, नियमित रूप से वो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा हो या वो क्रिया हर क्षेत्र के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, नीचे देखिएगा तो लिखा 1929 ईस्वी के बाद देश के आर्थिक संबंध विकास हुआ और एकमात्र उद्देश्य आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव में कम करना या समाप्त करना था। इस महामंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई 1933 तक बना रहा। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि जो आर्थिक यानी महामंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अमेरिका से। इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, मन करेगा तो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अमेरिका महामंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, अमेरिका से, जो कब तक चला, 1933 तक चला। अमेरिका की राजनीति में फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट का उदय हुआ। तब पूछेगा कि महामंदी में किस अमेरिकी नेता का उदय हुआ, किस अमेरिकी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का उदय हुआ 1932 ईस्वी में। उन्होंने नई व्यवस्था यानी न्यू डील नामक, वही जो न्यू डील बगल में लिखा हुआ था, मतलब कि कुछ ऐसा बदलाव किया जाए देश के अंदर ताकि क्या हो कि पैसा भी कमा ले, समाज का भी कल्याण हो जाए और मतलब राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब रूप से फायदा ज़्यादा हो। ठीक है, तो किसने दिया था, क्वेश्चन पूछेगा न्यू डील व्यवस्था किसने लाया था, अमेरिका का राष्ट्रपति किसने लाया था, डी रूजवेल्ट। किसने लाया था भैया, अमेरिकी राजनीति में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का। ठीक है, तो यानी कौन लाया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नई डील यानी न्यू व्यवस्था से संबंधित कौन थे, तो इन्हीं के नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे आइए, तो इनका क्या मकसद था कि जो कि आर्थिक मंदी हुई है, जो देश पूरी तरह से मंदी में डूबा हुआ है, उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है कि न्यू डील की दिशा में आगे बढ़ा जाए। न्यू डील था क्या, कुछ ऐसा काम किया जाए जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब तरफ से फायदेमंद हो। अब अगले पेज में, अगले बगल वाले पेज में देखिएगा लोग, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई ऊपर में कि मजदूरी में वृद्धि किया जाए, काम के घंटे तय किए जाए, मूल्यों में वृद्धि को रोका जाए, मतलब दाम जो है ना तेज़ी से बढ़ने पर रोक लगाया जाए। इससे क्या हो रहा है, इस प्रयास से हम ये जो आर्थिक मंदी से है ना, जो जिस समस्या से जूझ रहे हैं, उससे उभर कर सामने निकल सकते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि उधर यूरोपीय देशों में एक मंदी से निकलने के लिए जो प्रयास हुए, उसके अंतर्गत सभी सरकारों ने एक बड़ा मुद्रा नियंत्रण स्थापित किया। कृषि प्रधान पूर्वी यूरोपीय देश बल्गारिया, हंगरी, जबकि बुल्गारिया होना चाहिए, बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, सर्बिया तथा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुए देश का संघ है ना, देशों ने 1932 ईस्वी में ओटावा समझौता कर क्या किया, 1932 में कौन सी समझौता हो रही है, याद रखिएगा, ओटावा समझौता कर आयात निर्यात को संतुलित किया। यानी यूरोपीय देश में, जहां अमेरिका में एक न्यू डील व्यवस्था आ रही थी, वहीं यूरोपीय देश में ओटावा समझौता हो रहा है। ओटावा समझौता कब हो रही है, 1932 ईस्वी में। कब हो रही है भैया, 1932 में, याद रखिएगा। नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों ने ओस्लो गुट जैसे क्षेत्रीय प्रबंधन भी किया। तो ओस्लो गुट कहाँ हुआ था, नॉर्वे और स्वीडन में। 1932 में लेजान सम्मेलन हुआ। लेजान सम्मेलन कब हुआ भैया, 1932 में, जिसमें जर्मनी और क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया ताकि व्यापार बढ़े। इस समय फ्रांस के विदेश से मंत्री ब्रिया ने पहली बार यूरोप में नई आर्थिक संघ का बनाने का सुझाव दिया, जो कि सफल नहीं हो सका। राष्ट्रसंघ के स्तर पर इस संकट को हल करने के लिए 1933 में लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 67 देश ने भाग लिया। यानी जो आर्थिक मंदी आई थी ना, उसको दूर करने का सब कोई अपने अपने जगह पर उपाय करने की कोशिश कर रहा। अब बगल में देखिएगा तो लिखा हुआ है अधिनायकवाद, वैसी राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ सारी शक्तियां केंद्रित हो। वह व्यक्ति परिस्थितियों का लाभ उठाकर जनता के बीच नायक की छवि बनाता है। मतलब क्या है, देश का पावरफुल आदमी जो पूरी रूप से समझे कि उसके हाथों में सारा कंट्रोल है, राजनीतिक रूप से, मतलब देश का राजा भी हो या प्रधानमंत्री हो, देश की बड़ी बड़ी संपत्तियाँ उसके हाथ में हो, वो क्या कर सकता है, वो चाहे तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी छवि जो है लोगों के बीच में, जनता के बीच में अच्छी तरह से बना सकता है कि नहीं है, नायक की तरह बना सकता है। जैसे मान लीजिए फिलहाल भी कैसे मोदी जी हैं, है ना, देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति में से एक है, ठीक है, और वो अपनी छवि जो है जनता के बीच में बना कर रखे हुए हैं, है कि नहीं है। आगे जी, अब उनकी छवि जैसी भी बनाओ, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह का होता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग उनको तारीफ करेंगे, कुछ लोग बुराई करेंगे। वो सब कंट्रोवर्शियल चीज़ें, उसे हम लोग को लेना देना नहीं है, दूर दूर खुश रहना है।
है ना। आज आर्थिक मंदी के आलोक में यूरोप में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं। एक, रूस में स्थापित साम्यवादी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का आकर्षण समर्पण विश्व में बढ़ा, क्योंकि एक देश था जिस पर मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा, है ना। मतलब क्या है कि यहाँ लिखा हुआ याद रखिएगा, क्योंकि वही एक देश था जिस पर आर्थिक मंदी का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। यानी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, कहेगा कि पूरी दुनिया में जब आर्थिक मंदी आई थी तो कौन सा ऐसा देश था जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था? कौन था? रूस था बबनी। यूरोप तो पूरी तरह से आर्थिक मंदी में डूबा हुआ था, रूस था। समझ आया? रूस एकमात्र ऐसा देश था। यूरोप कोई देश थोड़ी है, यूरोप तो कॉन्टिनेंट महादेश है, ठीक है। तो रूस एकमात्र ऐसा देश था जिस पर आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। दूसरे में क्या है, इटली और जर्मनी में अधिनायकवाद शासन प्रणाली उत्कर्ष। अधिनायकवाद मतलब जर्मनी में क्या होता है ना कि हिटलर का अब के उदय हो रहा है। हिटलर के बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं लोग। हिटलर का अब उदय, और हिटलर क्या करने लगा? हिटलर बोला कि हम ही देश है, हम ही राज्य, हम ही मालिक, हम ही जज, हम सब कुछ हम ही हैं, ठीक है। वो आगे वो चीज़ 9th क्लास में जब पढ़े थे तो उसमें बताया था कि हिटलर क्या किया था, लोगों को ब्रेन वॉश करना शुरू किया। अब बोला कि मेरे खिलाफ यानी देश के खिलाफ, मुझे कोई गाली दे रहा है यानी देश को गाली दे रहा है, ना। आप मेरी तरफ अगर मेरे लिए कुर्बान हो रहा है यानी देश के लिए कुर्बान हो रहा है। मतलब एक आदमी अपने आप को देश बना दिया, समझ ना। ये बहुत ही खतरनाक होता है। आगे आ जाइए। उसके बाद लिखा है, चूंकि विश्व में सभी देशों में आर्थिक मंदी के निपटने में इस कदर उलझ गए थे कि इन दो देशों में उभरने वाली नवीन राजनीतिक प्रवृत्ति को देख और समझ नहीं पाए। मतलब क्या है, सारा देश अपना झोज में लगा हुआ था कि कैसे आर्थिक मंदी को दूर किया जाए। मतलब देश में जो हालत ख़राब हुई है, महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, समझ ना। दिन पर दिन हालत ख़राब होता जा रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद होते जा रही है। तो उस सब चीज़ से उभरने के लिए सारा देश अब सोच रहा था। पहले इटली और जर्मनी को मौका मिल गया, क्योंकि इटली जर्मनी क्या था, ये उस समय की बात की जा रही है जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया और दूसरा युद्ध अभी होने वाला है। उस वक्त की बात की जा रही है। उस वक्त में सबसे ज़्यादा हालत किसकी ख़राब थी? जर्मनी की, क्योंकि जर्मनी पर थोपा गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कि जितना लड़ाई का खर्चा तू देगा, उसका सामान छीन लिया गया था, उसका बहुत सारा जगह कब्जा लिया था लोग, ठीक है। तो उसमें मौका मिल गया। विश्व आर्थिक मंदी में जर्मनी अपना धीरे धीरे, है ना, अपना जगह दो सरियाने लगा, मतलब स्टेबल होने लगा, ठीक है। आगे आ जाइए। अगले पेज में देखेंगे तो क्या लिखा ऊपर में, 1950 के दशक के बाद परिवर्तन। अब जो दूसरे विश्व युद्ध जो हो रहा है उसके बाद का दिक्कत है कि प्रथम जो है, यानी ऊपर लिखा है, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इससे उत्पन्न समस्याओं को हल करने तथा व्यापक तबाही से निपटने के लिए पुनर्निर्माण कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ हुआ। यह प्रयास 1945 ईस्वी के याल्टा सम्मेलन, यानी वर्तमान रूस का जो स्थान है, यानी याल्टा कहाँ है तो रूस में, निम्न अनुसार अस्तित्व में आया। तो मतलब कि ये जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है, ये आर्थिक मंदी से उभरने के लिए, या ऐसा सब भविष्य में कभी ना आए, उसे उभरने के लिए क्या हुआ, एक याल्टा सम्मेलन किया गया जो कि रूस में वर्तमान समय में, ठीक है। आगे आइएगा तो नीचे देखिएगा तो दो विश्व युद्धों से मिले आर्थिक अनुभवों से सबक लेते हुए तय किया गया कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बिना उपभोग में कायम नहीं रह सकती है। यह सबक 1929 ईस्वी के महामंदी से मिली। तो क्वेश्चन पूछेगा जो कि बाजार जो होता है आधारित अर्थव्यवस्था के बिना उपभोग में कायम नहीं रह सकती है। मतलब लोग अगर उसका यूज नहीं करें तो बाजार चलेगा नहीं। मतलब कि चलिए बाजार में कोई सामान बेचारा कोई खरीदवे नहीं करे तो कई दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा, मार्केट बंद करना होगा। तो अब विश्व युद्ध में लोग जो है उसी में लड़ रहा था, उसी में अपना देख रहा था, है कि नहीं। हालत लोगों को ख़राब हो चुकी थी, बहुत सारे घर के लोग मर गए थे, तो लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास रोजगार नहीं था, तो कहाँ से लोग खरीदेंगे? तो बाजार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, समझ रहे ना। तो वह इससे सबक यही मिला कि अगर बाजार चलानी है तो महामंदी से लोगों को क्या सबक मिला कि लोगों को उपभोग की वस्तुएं जो है वो क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दूसरी बात क्या आती है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रोजगार के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुएं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रण करने का ताकत जो है हो। मतलब कि उसके पास व्यक्ति हो, आदमी हो, सारे चीज़ हो, तब क्या कर सकता है, वो नियंत्रण कर सकता है। अब लिखा है कि नीचे देखिए तो लिखा हुआ है कि जुलाई 1944 में अमेरिकी स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स नामक एक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। जगह कहाँ? हैम्पशायर, स्मरण ना, संयुक्त राष्ट्र में, है ना, मुद्रित एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ, जिसमें यह सहमति बनी। क्या सहमति बनी भैया? कि यह सहमति बनी कि जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। क्वेश्चन पूछेगा किस सम्मेलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी?
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद कब हुआ था? 1944 में। 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद जो है वो क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो उसके नीचे लिखा है युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी विश्व बैंक का भी गठन हुआ। 2 क्वेश्चन बन गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, दोनों का स्थापना कब हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। ठीक है, इन दोनों संस्थाओं ने 1947 में औपचारिक रूप में काम करना आरंभ किया, मतलब बढ़िया से काम करना शुरू कर दिया। कब? 1947 में। 44 में बन गया था लेकिन ढंग से 1947 से शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का इस पर प्रभाव कायम रहा और आज भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियाँ और संबंधित निर्धारित कारणों में यह भरपूर इसका इस्तेमाल करता है। मतलब क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इस पर हावी रहता है। किस पर? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर और विश्व बैंक पर। ठीक है, आगे आ जाइए। डेट क्या लिखा हुआ है? 1945 से 1960 के दशक के बीच का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध। अब 1945 से 1960 के दशक के बीच में विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के 3 क्षेत्रों में विभाजित करके हम देख सकते हैं। 1945 के बाद विश्व में 2 विभिन्न अर्थव्यवस्था का प्रभाव था। ठीक है ना। अब उसमें आएंगे तो नीचे देखेंगे, एक था क्या? साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाला गुट था। देशों का गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाला गुटों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत रूस यानी रूस कर रहा था। ठीक है, जिसकी विशेषता यह थी कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था और दूसरा कौन था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देशों का गुट कौन कर रहा था? पूंजीवादी अधिक मुनाफा आधारित आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी साम्यवादी सपोर्टर था रूस, और पूंजीवादी सपोर्टर था अमेरिका। ठीक है, सोवियत रूस पूर्वी यूरोप, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी इत्यादि और भारत जैसे 9 स्वतंत्र देशों में अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को फैलाने में गंभीर प्रयास किया, है ना। उसके बाद से पूर्वी यूरोप तथा उत्तरी कोरिया, वियतनाम जैसे देशों ने इसके पूर्ण सफलता मिली, जबकि भारत जैसे देशों में यह सिर्फ अपने अनुभव में ही लाया जा सका। ठीक है, दूसरी क्षेत्र जो था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्पष्ट कर विकसित किए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित हो रहा था। ठीक है, उसके बाद ये जो था इराक, ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, सीरिया, लेबनान जबरन, है ना, अपनी नीतियों को थोपने का काम किया, है ना। मतलब अमेरिका जो है इन पर अपनी अपनी नीतियाँ जो क्या करना थोपने की किया। ठीक है, उसके बाद लिखा अमेरिकी महादेश में संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी खुफिया संस्था CIA के माध्यम से, तो पूछेगा CIA किसकी खुफिया संस्था है? पहले क्वेश्चन ये बन जाएगा CIA क्या है? एक खुफिया संस्था यानी CID जैसे होता है उसी तरह CIA होता है। ठीक है, कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, आगे आ जाइए। जबकि मध्य एशिया देशों में ने अपने प्रभाव को अरब बहुल आबादी वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में नए यहूदी इजराइल को स्थापित करवाया। ठीक है, और क्या किया? इजराइल को क्या किया? इजराइल को फिलिस्तीन में बसा दिया ताकि वहाँ जनता जो है आपस में लड़ते रहे। अमेरिका जानता था कि बाजार आधारित वस्तु औद्योगिक ऋण की तेल और गैस नामक ऊर्जा की स्रोत है, जिसकी कमी उसके सहयोगी अधिकांश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में था। अतः वह हाल ही में इस क्षेत्र पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव बनाना चाहता था। मतलब जानता था अमेरिका कि आगे वाला ज़माना में क्या है? खेल, तेल का खेल है। ठीक है, जरा पास तेल, जरा पास गैस, वो आने वाला भविष्य उसका तगड़ा। तो चाहता था कि जिन जिन देशों के पास तेल है, जैसे इराक, जितने भी मुस्लिम कंट्री है उनके पास तेल बहुत ज़्यादा रहता है। कौन सा तेल? पेट्रोलियम तेल, समझ रहे ना। तो वो चाहता था कि इन पर अपना वर्चस्व बना ले, इस पर अपना क्या कर ले? कंट्रोल कर ले, जिस तरह भी हो, दोस्ती से हो, रंगदारी से हो, पीट पाट के हो। अगले पेज में आ जाइए, जहाँ देखेंगे तो ऊपर में लिखा है इस क्षेत्र का दूसरा बड़ा घड़ा पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बाल्टिक देश था, जहाँ 45 से लेकर 60 तक के दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विशेषता 1945 के बाद यह रही कि विश्व राजनीतिक और अर्थ क्षेत्र में इन देशों का प्रभाव काफ़ी क्षीण हो गया। 70 तक एशिया और अफ्रीका में स्थापित उनके सारे उपनिवेश छीन लिए गए। मतलब 70 तक जितने भी उपनिवेश थे वो क्या हो गए? छीन गए। नीचे आइएगा तो लिखा है इस दिशा में पहला प्रयास। वैसे तो 1945 में पहले फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया ने यूरोपीय संघ के विचार में हम देखते हैं कि, लेकिन वास्तविक रूप से इसकी शुरुआत 1944 में उभर कर सामने आया और नीदरलैंड के, बेल्जियम और क्या लिखा हुआ है, लग्जमबर्ग ने बेनेलेक्स नामक संघ बनाया था। बेनेलेक्स नामक संघ कब बना? 1944 में। इस प्रकार
1948 में ब्रसेल्स की संधि हुआ जिसने यूरोपीय आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया कोयला एवं इस्पात के माध्यम से शुरू किया। तो ब्रसेल्स संधि कब हुई? 1948 में। 1957 में इस साल में यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट एवं ईईसी की स्थापना हुई। तो 1957 में किसकी स्थापना हो रही है? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट एवं ईईसी की, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन सदस्य बन जाता है इसका कब? 1960 में। आगे जी 1947 के बाद भारत आज़ादी के साथ इन देशों ने स्वतंत्र एक नई लहर की दौर पैदा होगी और अगले 15 वर्षों में सभी देश लगभग आज़ाद हो गया, ठीक है। जैसे भारत आज़ाद हुआ ना, उसके 15 साल बाद बहुत सारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है। आ गया जी इस पेज में नीचे आइएगा तो लिखा है भूमंडलीकरण। क्या लिखा है? जीवन के सभी क्षेत्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिससे दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है, संपूर्ण विश्व का एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया। क्या कहलाएगा? भूमंडलीकरण। मतलब क्या है? पूरी दुनिया के भूमि को जोड़ देना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है। इस तरह की मतलब कि सारी दुनिया आपको नज़दीक लगने लगे, उसको क्या बोलेंगे? भूमंडलीकरण। मतलब पूरी दुनिया एक तरह से क्या है? एक छोटी सी गाँव की तरह हो गया, ठीक है। अगला पेज में देखिएगा तो पूंजीवाद लिखा है। पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा के ऊपर टिका है ना। पूंजी पर यानी पैसा पर आधारित कोई ऐसी व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा टिका, उसको क्या बोलेंगे? पूंजीवाद, ठीक है। उसके नीचे लिखा है 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान माना जा सकता है कि जो प्रत्यक्ष आधुनिकीकरण और पूंजीवाद प्रवृत्ति से जुड़ा है। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब पूंजीवादी विश्वव्यापी व्यवस्था बन गया, भूमंडलीकरण का स्वरूप भी क्या हो गया? व्याप्त होता गया। नया शब्द यहाँ देखिएगा तो लिखा हुआ शीत युद्ध। राज्य नियंत्रण और बाजार के नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में नेतृत्वकर्ता देश सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में सामरिक तनाव। सिंपल भाषा में समझा जाए कि शीत युद्ध मतलब क्या होता है कि मुँहे मोही गारी गरबल। मतलब क्या है कि कुछ देश अमेरिका का सपोर्ट में था कि नहीं था, और कुछ देश रूस के सपोर्ट में था। होता क्या था कि कभी अमेरिका रूस को धमकी देता था, कभी रूस अमेरिका को धमकी देता कि मार देंगे, छितार देंगे, है ना। कभी अमेरिका का जो सपोर्टर देश था उसको तंग करता था रूस, कभी रूस के सपोर्टर देश को तंग करता था अमेरिका। इस तानातानी को बोला गया शीत युद्ध। आज भी शीत युद्ध इनके बीच में होते रहता है। ये आपस में अब कभी नहीं लड़ता है, सब एक साथ कभी भी नहीं लड़ता है सब, मतलब कि आपस में एक दूसरे से कभी नहीं लड़ता है, लेकिन 200 देश को लड़वाता रहता है सब। तो जैसे किसी देश को अमेरिका सपोर्ट कर देगा ना, तो रूस क्या करेगा? उकरा बगल वाला देश को सपोर्ट कर देगा, कहेगा तू हमार दोस्त, और दोनों को लड़ा देगा, सर ना। इतना खचड़ा है सब, दोनों लड़ाई हद कर देता है लोग। और दोनों पता है लड़ाता क्यों है सब? लड़ाता इसलिए ना ताकि जब लड़ेगा ना तो बगल वाला देश को मगर रूस सपोर्ट किया, जैसे मान के चलो पाकिस्तान को रूस सपोर्ट कर दिया, और मैक्सिमम समय में पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करता है और भारत को रूस सपोर्ट करता है, ठीक है। तो क्या किया कि दोनों को वाला क्या करेगा सब कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया और रूस वाला भारत को सपोर्ट कर दिया, और दोनों देश अगर लड़ गया तो रूस आएगा दर कहेगा हमारे से हथियार ले लीजिए, खरीद लीजिए, टाल हथियार, मरेगा पाकिस्तान उधिया जाएगा। अमेरिका जाएगा, पाकिस्तानी कहेगा धर पकड़ जल्दी हथियार धर। ही भारत बहुत बड़ा का देश है, थोड़ा से हारेगा, ले धर हम सपोर्ट में देंगे तुमको, मिसाइल बम बंदूक तलवार सब तुरंत देंगे, ले जो काला बेचता है सब। जब दुनिया में नहीं लड़ाई पिट होगा तो हथियार कहने बेचेगा लोग। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बनाता है अमेरिका, तो जब सबसे ज़्यादा बनाता है तो बेचबो तो करेगा सबसे ज़्यादा। और नई दुनिया में लड़ाई होगा तो बेचेगा तरह से। अब मान के चलो कहीं लड़ाई नहीं हो रहा तो लड़ाई करवाएगा, पहले लड़ाई हो तब ना करेंगे, है कि नहीं है। क्रिस 3 मूवी देखा है लोग? जो क्रिस 3 मूवी में जो विलेन रहता है बीमारी फैलाता है पूरी दुनिया में, देखता है लोग, और वही फिर उसका दवाई बनाता है, कहता है कि हम ये दवाई बनाएंगे। तले उसी बीच में ये बना दे रहे हैं ऋतिक रोशन के जो बाबूजी थे, लैब में बना देते हैं ना अपने ब्लड से। तो क्या किया, बीमारी वही फैलाया कि ताकि लोग पहले मरे, अब बाद में क्या देंगे, दवा हम ये देंगे। वो जानता था कि सिर्फ मेरे ही डीएनए से दवा बन सकता है कि नहीं है, लेकिन उनका डीएनए से मैच कर गया इनका। उसी तरह ये सब क्या होता है, पहले मार कराता है सब कि पहले लोग मरे, आपस में लड़े, तब ना हथियार बेचेंगे, सर ना। तो सब लड़ाई के और यही रहता है सब।
नीचे ये का तालिका 1929-30 के बीच में महामंदी हुआ, ठीक है, महामंदी होता भयानक मंदी आया। अगला पेज में जाइए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय मतलब क्या होता है, सास बहू वाली बहु कंपनियां नहीं, वैसी कंपनियां जो कई देशों में एक साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय। मतलब जो कंपनी बहुत सारे देशों में चल रही है उसे क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहेंगे, ठीक है। नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है, नहीं ऊपर में लिखा था, भूमंडलीकरण नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन विलियमसन ने 1990 में किया। क्वेश्चन VBI, ठीक है, वेरी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कह रहे क्या कि क्वेश्चन पूछेगा भूमंडलीकरण नामक शब्द जो है किसने सबसे पहले प्रयोग किया, संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन विलियमसन ने 1990 में इसका प्रयोग किया था। समझ गया। नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक के बारे में तो समझिएगा, पीछे जिसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब जस्ट पढ़े लोग, 1995 में अस्तित्व में आया विश्व बाजार संस्था WTO, कहेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बाजार संस्था की स्थापना कब हुई थी, 1995 में, 1995 में, ठीक है। उसका नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है साथ ही अनेक आर्थिक हितों में सुरक्षित रखने के लिए गठित क्षेत्रीय संगठन G8, ओपेक, आसियान, यूरोपीय संघ, G15, G77, 77, द चेक्स यानी कि सार्क जो है भारत इसमें शामिल है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इत्यादि की भूमंडलीकरण की प्रक्रिया विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। मतलब अलग अलग ग्रुप बनता शुरू हो गया। आज जीविकोपार्जन और भूमंडलीकरण का अंतर साम्य संबंध है, ठीक है। यानी आज जीविकोपार्जन के लिए लोग क्या कर रहे हैं, भूमंडलीकरण जो है यानी कि एक देश दूसरे देश से किस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगले पेज में आइएगा तो मिलेगा आपको, देखेंगे तो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है तीसरे पैराग्राफ में, इसकी झलक शहर, कस्बा, गांव सभी जगह दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान दौर में 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में सेवा क्षेत्र का विस्तार काफ़ी तेजी से हुआ। सेवा क्षेत्र मतलब जो आपको सेवा दे रहा है, जैसे वर्तमान समय में हम भी आपकी सेवा दे रहे हैं, समझ ना। तो सेवा क्षेत्र मतलब क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको ज्ञान देना, किसी भी क्षेत्र में समझ ना, आपके लिए काम करना, तो क्या कहलाया, सेवा क्षेत्र कहलाएगा। तो 1991 के बाद किस क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ा, सेवा क्षेत्र, जिससे क्या हुआ, जीविकोपार्जन के लिए नए क्षेत्र खुले। सेवा क्षेत्र का मतलब होता है वैसी आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें लोग विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, मतलब सुविधा देते हैं। हम आपको सुविधा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, हाँ, पढ़ाई की सुविधा दे रहे हैं, पढ़ने की सुविधा दे रहे हैं कि नहीं है, समझ आ गया। नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है, आप गांव में रहते हो या शहर में, बताइए। शहर में रहते हो, हम बोला गाँव में रहते हो। छोटी बड़ी दुकानें खुल रही है जिसमें कई लोग कार्य करते हैं, इन सभी अच्छी आमदनी होती है। इस प्रकार कई प्राइवेट कंपनियां, बैंक, रिलायंस है ना कंपनी या बैंक, रिलायंस बैंक का ICICI बैंक निजी क्षेत्रों की सबसे बड़ी बैंक है। तो रिलायंस और ICICI बैंक जो है ये निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है। क्वेश्चन पूछेगा निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक ICICI बैंक, रिलायंस बैंक, ठीक है। अब आ जाइए अगला पॉज में आ जाइए। अब उस तीसरा लाइन में लिखा है रेस्टोरेंट, रेस्ट और होटल, आवासीय इत्यादि, मतलब ये सब क्या कर रहे हैं, रोजगार के बारे में बता रहे हैं कि रोजगार खोलते जा रहे हैं। पहले के लाइन में लिखा था भारत एवं बिहार में पर्यटन स्थल बोध गया के आसपास रहने वाले लोगों के लिए न के इस दौर में रोजगार के कई नवीन अवसर प्रदान हुए और टूर एवं ट्रेवल्स एजेंसी, यातायात की सुविधा, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि सूचना और संचार के अंतर्गत आप देखते होंगे कि निजी डाक यानी कुरियर डाक, साथ ही साथ 3-4 कंप्यूटर लगाकर एक दुकानदार तुरंत क्या करता है, तस्वीर दे देना। मतलब कह रहा है कि काम जो है आज के समय में बहुत सारे काम है, आप करना चाहे तो कर सकते हो, वरना था तो इसी तरह ढाल बजाएंगे बैठ कर, ठीक है। एक नहीं है, नीचे एक तरीका है 1919 के बाद विश्वव्यापी अर्थतंत्र के रूप में यूरोप के स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस का प्रभाव बढ़ा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व बाजार और राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय हो गया, ठीक है। 91 के बाद विश्व बाजार के अंतर्गत एक नवीन आर्थिक प्रवृत्ति भूमंडलीकरण का उत्कृष्ट हुआ, जो कि निजीकरण और आर्थिक उदासीकरण के प्रत्यक्षता जुड़ा था। अगले पेज में आएंगे तो देखेंगे क्या आ जाएगा हम लोग का क्वेश्चन आंसर।
अब लगा लेते लोग क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। फाइनली पहुंच गए लोग क्वेश्चन आंसर में। प्राचीन काल में किस से, एक नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग बबनी, रेशम मार्ग फैला हुआ था पूरी दुनिया में, ठीक है। पहला, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? कौन था? मैनचेस्टर था कि अलेक्जेंड्रिया था? अलेक्जेंड्रिया ही नहीं था रे ना, पीछे पड़ा वाला कि सिकंदर जो था वो बनाया था विश्व बाजार। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति, गुड। गिरमटिया मजदूर बिहार के किन क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। देखा लापरवाही का नतीजा। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? 18वीं शताब्दी से। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई? 1929 में, गुड। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष किया गया था? 1944, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव का समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। ओपेक कार्य थी वह कार्य, हाँ जो बोलेंगे तो कहेंगे हाँ ठीक बोल रहे हैं। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार डैश द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? सिकंदर। बहुत अच्छे, हाथ निकालिए। सही है ना? हाँ सही है, ऐसे ही बोले है, मतलब हाथ निकलती तब नहीं, ये हाथ में तुमको ये दे देते गिफ्ट, है कि नहीं रे? ये इसी को पिटाना बोलते हैं। इस जरूरी है, इसे पिटे भी किया जाता है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट डैश देश में आरंभ हुआ था? कहाँ आरंभ हुआ था? यूरोप के देशों में आरंभ हुआ था। कर डैश नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? कौन सा सम्मेलन था? ब्रिटेन का कौन सा सम्मेलन था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था के द्वारा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन नामक सम्मेलन के द्वारा क्या हुआ? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ। आर्थिक संकट से, 4 नंबर क्वेश्चन दिया फिल द ब्लैंक्स वाला। आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर डैश नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुआ था। क्या हुआ था? आर्थिक मंदी से क्या आएगा? बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी। डैश ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया। किसने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया? कौन किया था बताइए? तो उसका जॉन विलियमसन। क्या नाम था? विलियमसन। कहाँ का था ये? अमेरिका का था। भूमंडलीकरण प्रक्रिया को काफ़ी तेज कर दिया। अब ये मिलाइए, मिलान करने के लिए स्तंभ क और स्तंभ ख को मिलाइए। औद्योगिक क्रांति। कितना गधा है रे तुम रे, काने फाड़ देगी तरह सिलाएगी तू तो। कल से कर पीछे बैठाई जाएगा रे, कान फाड़ रही है। औद्योगिक क्रांति 1929 1929 में औद्योगिक क्रांति आया था बुतली कहीं की। क्या आर्थिक मंदी आया था? विश्व आर्थिक मंदी। औद्योगिक क्रांति कब, कहाँ, किससे मैच करेगा? इंग्लैंड, वहीं से शुरू होता रहा औद्योगिक क्रांति। हिटलर का उदय कहाँ से हुआ था? हिटलर कहाँ का था रे? हाँ जर्मनी। तो बोल का नहीं रही है, इसको पीटेंगे तब बोलेगी। विश्व आर्थिक मंदी कब आया था? 1929। दैट्स वाइज। देखा, विश्व बैंक की स्थापना 1944। पहले से होकर रेडी है। देखा, भूमंडलीकरण की शुरुआत
90। विश्व बाजार की शुरुआत कब हुई थी? प्राचीन काल। क्या नाम था विश्व बाजार का? तेने बताइए, वो तो नहीं प्राचीन काल का हाँ? क्या नाम था? बता जल्दी तुम। कच्ची के। विश्व जो बाजार था प्राचीन काल का, उसका नाम क्या था? ऊपरे न भरी अरे अलेक्जेंड्रिया ही नाम था रे गदैया। जिया। जिया, रुक जा तू। दिया भारतीयाँ दिख रही हैं। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद ये सब बना लीजिएगा लो, है ना। दिक्कत होगा तो पूछिएगा लो। यहाँ तक आप लोग को रट लेना है। बच गया एक चैप्टर, उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा बहुत जल्द और ख़त्म हो जाएगा। लास्ट ठीक है, चैप्टर बचा। गुड, ओके।